मानो बहन, लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक हमें एक भी दाना नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली बहन, आप चिंतित न हो, हमें जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। वो दोनों बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और काफी कहाँ से आए हो? पक्षी भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हम दोनों भोजन की खोज में निकली थी। उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गयी। अरे पक्षी भैया, क्या तुम बता सकते हो कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? हाँ, यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, उस पर 2 फल लगे हुए हैं। वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, इसलिए मैंने नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल जाकर ले सकती हो। हाँ हाँ, कहाँ है वो फल? वो सामने बड़े पेड़ के पीछे। फिर मानो चिड़िया और बिजली का भी उस लाल फल को खाने के लिए चली जाती हैं। और वो देखती है कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर लाल लाल रंग के 2 फल लगे हुए हैं। बिजली बहन, ये तो बहुत सुंदर हैं और देखो कितने लाल लाल हैं। लेकिन मानो, मैंने तो पहले कभी नहीं खाए ऐसे फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर जाएं। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रही थी कि उन 2 फलों में से एक फल बोलने लगता है। चिड़िया और काफी, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मुझे तो सभी जानते हैं। मैं एक टमाटर हूँ और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। वहाँ तो कोई भी फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए। चिड़िया और काफी, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? टमाटर भैया, पहले तो बहुत भोजन था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो फिर तुम दोनों ऐसा करो, एक मैं और मेरा भाई, हम दोनों पके हुए हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा ले और मेरे भाई टमाटर को अपने साथ ले जाएं और इसे अपने घर के पास जमीन में बो दें और फिर वहाँ हमारा पौधा भी उगाएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर भैया, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तभी खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो इतने स्वादिष्ट नहीं होते। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया ऐसा ही करती हैं। वो एक टमाटर को खा लेती हैं और दूसरा टमाटर लेकर अपने जंगल वापस चली जाती हैं। बिजली बहन, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टमाटर को बो देते हैं और फिर रोज इसे पानी दिया करेंगे। जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसकी रक्षा भी करेंगे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट टमाटर खाया करेंगे। फिर बिजली का भी और मानो चिड़िया उस टमाटर को बोकर अपने अपने घरों में चली जाती हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़िया और बिजली का भी देखकर बहुत खुश होती हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से निकल आया है। चिड़िया, देखना, अब चलते ही इस पर लाल लाल टमाटर लगेंगे और हम मजे करेंगे। लेकिन हाँ चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी दूसरे पक्षी को नहीं देंगे। बिजली बहन, ऐसा नहीं सोचते, हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करनी चाहिए। ऐसे ही मन को शांति मिलती है। ऐसे वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। एक दिन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ कबूतर आता है। चिड़िया बहन, क्या हो रहा है? कुछ नहीं कबूतर भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आ रही हूँ। टमाटर का पौधा वो कहाँ है? कबूतर भैया, मैंने और बिजली ने मिलकर एक टमाटर जमीन में बोया था। अब उसका पौधा भी उगाया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं। बस अब मुझे इंतजार है कि वो जल्दी से टमाटर लाल हो जाएं। फिर मैं और बिजली का भी मिलकर खाएंगे। चिड़िया बहन, तुमने फिर उस बिजली पर विश्वास कर लिया। तुम देखना, जब टमाटर पककर लाल होंगे तो वो जरूर तुमसे कोई लड़ाई बना लेगी और कहेगी कि वो टमाटर तो उसी के हैं। नहीं कबूतर भैया, बिजली का भी अब बहुत बदल गई है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब उस टमाटर के पौधे पर 2 हरे हरे टमाटर लग जाते हैं। बिजली का भी ये देखकर चिड़िया के पास जाती है।
चिड़िया बहन, फूलों से टमाटर बन गए, 2 टमाटर लगे हैं। ये सुनकर चिड़िया भी बिजली कवि के साथ उसी पौधे के पास चली जाती है। बिजली बहन, ये टमाटर तो बहुत बड़े हैं, हमने अच्छे से रक्षा की है ना, इसीलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और कवि, हम जल्द ही पक जाएंगे, फिर आप हमें खा लेना। लेकिन अभी हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ, हमें पानी की ज्यादा जरूरत है। बिजली बहन, अब तो वहाँ भी पानी नहीं है जिस नदी से मैं पानी लाया करती थी। मुझे भी पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? मानो अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारी इतनी मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि वो हवाओं को हुक्म दे कि वो बादलों को लाएं। अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। फिर चिड़िया और बिजली कवि बड़े पेड़ के पास चली जाती है। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? नहीं नहीं। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपके पास। बताओ चिड़िया, क्या काम है? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे जंगल में बादलों को ले आएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर पूर्व वाले जंगल में गई हुई हैं। चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मुश्किल से एक टमाटर का पौधा लगाया है और वो अब सूख रहा है। अगर उसे पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, उस पर 2 टमाटर भी लगे हुए हैं, हमने बहुत इंतजार किया है उनका। चुप कर जाओ चिड़िया, मैं बुलाता हूँ हवाओं को, वो शाम तक बादलों को ले आएंगी। बड़े पेड़ जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। चिड़िया, हमें ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम जितनी दूसरों की मदद करेंगे, ऊपर वाला हमें उतनी ही शक्ति देगा। दूसरों की मदद कर। सुबह से जंगल में बारिश हो रही थी। ऐसी तेज बारिश में कप्पा और कवि अपने घर पे बैठे कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। बादल जी, ऐसी तेज बारिश में मेरा तो कुछ स्वादिष्ट खाने को मन कर रहा है। बिजली, मेरा तो खिचड़ी खाने को मन कर रहा है। परंतु बादल जी, घर में ना चावल है, ना दाल और ना ही मिर्ची। बिजली, क्यों ना हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और फिर शाम को खिचड़ी बनाकर खाएंगे। बादल, कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल ले आती हूँ। फिर बिजली कवि अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। अरे बिजली, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब है, दाल भी, मिसाले भी, लेकिन चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को खिचड़ी बनाऊंगी। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे घर भी खिचड़ी भेज दूंगी। खिचड़ी, वो भी दाल वाली, मैं जरूर खाऊंगी। ठीक है बिजली, अगर तुम्हारे पास बाकी की चीजें हैं तो चावल मुझसे ले जाओ। 1 प्लेट मुझे भी दे देना, मीना खा लेगी। फिर बिजली कवि खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ, देखो बादल, मैं चावल ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से जाकर उस मोटी चोंच वाले से मिर्ची ले आओ और फिर दाल भी किसी से मांग कर ले आना। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, लेकिन मैं किसी तरह से मिर्ची लेकर ही आऊँगा। फिर बादल कौवा चीकू तोते के घर की ओर जाता है। तोते यार, तेरी भाभी बिजली खिचड़ी बना रही है। वैसे तो हमारे पास सब कुछ था, लेकिन मिर्ची नहीं है। क्या तुम्हारे पास मिर्ची है? हाँ कव्वे, मिर्ची तो है मेरे पास, लेकिन वो लाल लाल मिर्ची तो मैंने अपनी होने वाली सासू माँ के लिए रखी है। अरे तोते यार, तुम अपनी होने वाली सासू माँ को फिर कभी मिर्ची दे देना। आज वो मिर्ची मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 प्लेट खिचड़ी की देकर जाऊंगा। ठीक है कव्वे, तो मैं अपनी होने वाली सासू। बादल कौवा पेड़ के नीचे साधु के भेष में बैठा मक्खियाँ मार रहा था। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? लगता है खाली बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो गया है। सुबह से एक भी पक्षी नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपना बिजनेस बदलना पड़ेगा। बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उड़ते हुए तोता वहाँ आता है। आ गया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या साधु बाबा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ बच्चा। ऐसा क्यों साधु जी, मैं तो आपको नहीं जानता। बेटा, पिछले जन्म में तू मेरा शिष्य था और मैं तेरा गुरु।
अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुक, जरा मेरी पूरी बात तो सुन ले। पिछले जन्म में तुमने मुझसे 1,000 उधारा लिया था। फिर तो साधु जी मैंने आपको 2,000 वापिस लौटाए होंगे। अबे मोटी चूंच वाले, पैसे देने की तो दूर की बात है, उल्टा तूने मेरे घर में चोरी की थी और मेरे 5,000 लेकर भाग गया था। बादल की ये बात सुनकर तोता सोच में पड़ जाता है। कुल मिलाकर मेरे 6,000 रुपए हैं तुम्हारी तरफ। ये क्या कह रही हो आप झूठ बोल रहे हो। क्या कहा? इसका मतलब तुम मेरे पैसे नहीं दोगे? हाँ, नहीं दूंगा। तेरी इतनी मजाल, अब मैं तुझे अपने मंत्रों से भस्म कर दूंगा। इतना बोलकर बादल कौवा गुस्से में मंत्रों का जाप करने लगता है। तू मंत्र छू, चाय में डूबे बिस्किट की तरह इसे भी गायब कर दूं। कौवे को ऐसा करता देख तोता डर जाता है। रुक जाओ साधु जी, रुक जाओ। हाँ, अब आया ना लाइन पर, चल दे मेरे पैसे जल्दी दे। लेकिन बाबा मेरे पास तो अभी 500 ही है। ला, जल्दी से वही दे दे। फिर चीकू तोता बादल कौवे को 500 दे देता है। और हाँ, बाकी पैसे भी जल्दी लौटा देना। मुझे वो पक्षी अच्छे नहीं लगते जो पहले तो उधार मांग लेते हैं और बाद में अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। ठीक है, मैं जल्दी पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता वहाँ से चला जाता है। हो, जब तक ऐसे पागल पक्षी जंगल में रहेंगे, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से उड़ता है और अपने घर की ओर जाता है। बिजली, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा पति आया है। अच्छा, आ गए तो क्या हुआ? क्या मैं नाचूं? बिजली, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं ऐसी चीज लाया हूँ जिससे तुम नाचने लगोगी। क्या लाई हो ऐसा? फिर बादल कौवा पैसे निकालकर बिजली कौवे को दे देता है। वाह वाह पति जी, इतने पैसे तुम कहाँ से लाए? तुम बस आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। जल्दी से अब मेरे लिए भोजन लाओ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर बिजली कौवी रसोई से भोजन लेकर आ जाती है। ये लीजिए पति जी, आज मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। बादल कौवा जब करेले की सब्जी देखता है तो उसका खून खोल जाता है। ये क्या बिजली, आज फिर करेला? तुम्हें करेलों के अलावा कुछ और भी बनाना आता है कि नहीं? रोज ये कड़वे करेले खाकर मैं थक गया हूँ। अच्छा, तो क्या फिर मैं आपके लिए मुर्गी बनाती? नहीं नहीं, मुर्गी नहीं। याद है पिछली बार मुर्गी के चक्कर में मेरी कितनी पिटाई हुई थी। अच्छा, तुम्हें जो भी सब्जी खानी है वो ले आया करो, मुझ पर ऐसे चिल्लाया ना करो। इससे अच्छा मैं तुमसे शादी ही ना करता, अकेला रहता तो अच्छे अच्छे भोजन खाता। ऐसी बात है तो मैं चली जाऊंगी अपने मायके में। तो जा, तुझे रोका किसने है? ठीक है, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। अच्छा, पहले ये तो बताओ, तुम घर जाकर अपनी माँ को क्या बताओगी? बोलना क्या है, यही कहूंगी कि बादल मुझे खाने को कुछ नहीं देता और मेरी पिटाई करता है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारी कब पिटाई की? ये तो झूठ है। चल, मैं तेरी पिटाई कर ही देता हूँ। कम से कम तुम घर जाकर झूठ तो नहीं बोलोगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा एक डंडे से बिजली कौवे की पिटाई शुरू कर देता है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। छोड़ो, मुझे छोड़ो, हाय मैं मर गई। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर, बता रही हूँ फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। जाओ जाओ, तुम्हें बुला भी कौन रहा है? फिर बिजली कौवी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। चल बादल, आज से तेरी आजादी के दिन शुरू। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। चलो अब जाकर जंगल में घूम कर आता हूँ। ऐसा बोलते हुए बादल कौवा जंगल में सैर के लिए निकल जाता है। तितली बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ, जंगल के चमन में है। ऐसे गुनगुनाते हुए बादल कौवा अपने दोस्त उल्लुओं के पास जाता है। कैसे हो दोस्तों? हाँ हाँ, हम सब ठीक है। तभी छोटा उल्लू बोलता है। बादल यार, हमने सुना है कि भाभी तुम्हें छोड़कर चली गई है। नहीं नहीं, तुम्हारी भाभी छोड़कर नहीं गई, बल्कि मैं ही उसे कुछ दिनों के लिए उसकी माँ के पास छोड़कर आया हूँ। दोस्त उल्लुओ, तुम इस बात को छोड़ो, मुझे तुमसे मदद की जरूरत है। यार काफे, मैं पहले ही बता दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुमसे पैसे मांग कौन रहा है। अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम्हें तो पता है दोस्तों कि आपकी भाभी नहीं है और मुझे भोजन नहीं बनाने आता।
क्या मैं तुम्हारे घर में आकर भोजन खा सकता हूँ? बादल कव्वे की बात सुनते ही वो तीनों उल्लू चुप कर जाते हैं। क्या हुआ तुम तीनों को? बादल यार, तुम्हें तो पता है हम सबकी शादी नहीं हुई है। हम रोज इधर उधर ढूंढकर भोजन खाते हैं। ये सुनकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है। घर आकर बादल कव्वा रसोई में जाता है। बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ? हाँ, क्यों नहीं मैं अपने लिए दाल चावल बना लूँ। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा दाल चावल बनाने लगता है। तभी चूल्हे में धमाका होता है। हाय, मैं मर गया। ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे जल्दी ही बिजली को वापस लेकर आना होगा। अगली सुबह बादल कव्वा बिजली कव्वी को लेने चला जाता है और वो बिजली के घर का दरवाजा खटखटाता है। बिजली, मेरी प्यारी पत्नी, देखो मैं आ गया तुम्हें लेने। बिजली कव्वी दरवाजा नहीं खोलती और अंदर से ही जवाब देती है। अब यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या हुआ? इतनी जल्दी अकल ठिकाने आ गई, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ से चले जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बादल कव्वा देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बिजली कव्वी दरवाजा नहीं खोलती। लगता है ये दरवाजा नहीं खोलेगी। शाम को आऊंगा। इतना सोचकर बादल कव्वा वहाँ से चला जाता है और एक चाय के ढाबे पर जाकर बैठ जाता है। मानो बहन, तुम्हें पता है कल तोते के घर में चोरी हो गई। क्या बात कर रहे हो कबूतर भैया? हाँ मानो बहन, हमारे जंगल में रोज चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ कबूतर भैया, अब हमें सावधान रहना होगा। बादल कव्वा चिड़िया और कबूतर की बातें सुन रहा था। शाम होते ही वो फिर से बिजली के घर जाता है। कव्वा बहुत देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बिजली दरवाजा नहीं खोलती। लगता है मुझे किसी और रास्ते से घर में घुसना होगा। इतना सोचते हुए बादल कव्वा घर के आसपास घूमने लगता है और घर में घुसने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी कबूतर बादल कव्वे को घर में ताक झांक करते हुए देख लेता है और वो बादल कव्वे को चोर समझ लेता है। लगता है यही चोर है, अभी पकड़ता हूँ इसे। फिर कबूतर बादल कव्वे को पकड़ लेता है और भी पक्षी वहाँ आ जाते हैं और वो सब मिलकर बादल कव्वे को मारने लगते हैं। बादल कव्वा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। आज तो मरते मरते बचा। चोर भी तो भला पक्षी ही होता है, भला कोई इतना मारता है। बादल कव्वा इतना बोल ही रहा था कि तभी वो देखता है कि रात के अंधेरे में एक पक्षी छुपता छुपाता उड़ता हुआ जा रहा था। कहीं ये तो चोर नहीं है। इतना सोचकर बादल कव्वा उस पक्षी का पीछा करने लगता है। वो चोर पक्षी बिजली कव्वी के घर में खिड़की से घुस जाता है। फिर बादल कव्वा भी चोर के पीछे पीछे खिड़की से बिजली के घर में घुस जाता है। बादल कव्वा देखता है वो चोर एक कमरे में जाता है। तभी बादल कव्वा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। चोर चोर चोर, बिजली जल्दी आओ, अंदर चोर है। पति जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब तुम छोड़ो, जल्दी से पक्षियों को बुलाओ, इस कमरे में चोर है। फिर बिजली कव्वी बाहर जाती है और पक्षियों को इकट्ठा करके वहाँ लाती है। फिर कबूतर, मानो चिड़िया और तोता बिजली कव्वी के साथ आते हैं। पहले इस चोर को तो मैंने मारा था, ये फिर से आ गया, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर, चिड़िया और तोता मिलकर कव्वे को मारने लगते हैं। हाय, मर गया, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी बिजली कव्वी की माँ वहाँ आ जाती है। अरे छोड़ दो पक्षियों, ये चोर नहीं मेरा जमाई है। तो अच्छा, बिजली बहन आप किस चोर की बात कर रही थी? अरे मैं अपने पति की नहीं बल्कि इस कमरे में चोर बंद है उसकी बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि यही चोर है। कोई बात नहीं कबूतर, मेरी किस्मत ही खराब है। कोई अब उस चोर को भी पकड़ेगा कि नहीं? फिर वो सब मिलकर कमरे के अंदर जाते हैं और वो सब मिलकर चोर की पिटाई करते हैं। उल्लू यार, तुम थे चोर, तुम्हारी वजह से आज मुझे कितनी मार पड़ी है। ले जाओ पक्षियों इसे। चोर को लेकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बिजली चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ठीक है पति जी, सुबह आराम से चले जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। बिजली, अपनी माँ को बोलो जमाई राजा को कोई 50 का नोट देकर विदा करे। अरे तुम में थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? खुद तो खाली पंख आए हो और बात कर रहे हो 50 की।
फिर बिजली की माँ उन दोनों को विदा कर देती है। आने लगते हैं। बिजली, ये सेब तो बहुत मजे का है। बादल, मुझे लगता है कि चिड़िया को इस पेड़ का पता नहीं है, तभी तो वो भोजन लेने गई है। अगर उसे पता होता तो वो भोजन लेने क्यों जाती? हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम उस चांदनी को ये पेड़ नहीं लेने देंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उसी पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लेते हैं। शाम को चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो वो सेब के पेड़ को देखकर बहुत हैरान होती है। अरे, ये तो मैंने सुबह ही सेब का बीज लगाया था, इतनी जल्दी ये पेड़ भी उग गया। ये जरूर जादुई सेब का पेड़ होगा। चिड़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, तभी वो कौवे भी वहाँ आ जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। क्या मतलब बिजली? ये पेड़ मेरा है और मैंने ही सुबह इसका बीज बोया था। चांदनी, इस पेड़ पर हमने अपना घोंसला बनाया है और आज से ये पेड़ हमारा है। चली जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। चांदनी चिड़िया तो पहले ही बहुत भोली भाली थी। वो कौवों से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी कौवी फिर से चिड़िया के पास आती है। माँ जी, आप तो वही है ना जो मुझे सेब का बीज देकर गई थी? हाँ बेटी, मैं वही कौवी हूँ, लेकिन बेटी उस पेड़ पर तो कौवे सो रहे हैं। बेटी, वो कोई साधारण बीज नहीं था, वो एक जादुई बीज था। फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बूढ़ी कौवी को बता देती है। बेटी, ये कौवे बहुत चालाक हैं, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। बेटी, ये लो कुछ बीज, ये तुम अपने आंगन में डुबा देना, फिर देखना उन कौवों को सजा मिल जाएगी। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर चांदनी चिड़िया उन बीजों को अपने आंगन में डुबा देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ढेर सारे फलों के पेड़ लग जाते हैं। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बिजली और बादल तो जल रहे थे। बादल जी, ये क्या? चिड़िया के पास तो हर फल के पेड़ उग गए हैं और हमारे पास ये एक सेब का पेड़ ही है। बिजली, अब जंगल के सभी पक्षियों को पता चल गया है कि हमारे पास ये सेब का पेड़ ही है। बादल जी, अगर वो पेड़ हमारे नहीं हो सकते तो हम उन पेड़ों को काट देंगे। हाँ बिजली, ये ठीक है, रात होते ही हम ये पेड़ काट देंगे। ऐसे उस छोटी चिड़िया के पास एक भी पेड़ नहीं बचेगा। रात होते ही कुल्हाड़ी लेकर वो कौवे चिड़िया के फलों के पेड़ों के पास आ जाते हैं। जैसे ही बादल कौवा कुल्हाड़े से पेड़ काटने लगता है तो वो पेड़ की कुछ शाखाएं कौवों को मारने लगती हैं। अरे ये क्या? ये पेड़ तो हमें मार रहे हैं, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। हाँ पेड़ जी, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, छोड़ दो हमें। किसी तरह से अपनी जान बचाकर वो कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। ए बिजली, ये क्या? आज फिर तूने सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंक दिया है। हाँ तो तेरे घर के बाहर ही फेंका है, कौन सा घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? एक बार फेंक कर तो देख मेरे घर के अंदर कूड़ा, मैं तेरे पंख न तोड़ दूंगी। ओए प्रिया कौवी, तेरा बहुत हो रहा है, जरा अपनी चोंच बंद कर, वरना मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तभी बादल कौवा वहाँ आ जाता है। नहीं बिजली, एक मोहल्ले में दो कौवियाँ एक जैसी चोंच वाली अच्छी नहीं लगेंगी। बादल की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम मेरी साइड पर हो या इसके? नहीं नहीं बिजली, मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? बादल जी, मैं तो इसके पेड़ के सामने कूड़ा फेंका, ये मुझसे लड़ने आ गई। देखिए भाई साहब, हवा चलने पर सारा कूड़ा मेरे घर में आता है। अब आप ही बताइए, इसे ना कहूँ तो और किसे कहूँ? हाँ तो ये पेड़ तेरे बाप का है, तो मैं यहाँ कूड़ा ना फेंकूं। बिजली के इतना बोलते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रुक जाओ, रुक जाओ। इस बार तो छोड़ रही हूँ तुम्हें चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने ना आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, डायन। फिर प्रिया कौवी अपने घर में चली जाती है और बिजली कौवी भी बादल के साथ अपने घर में चली जाती है।
अगले दिन बिजली कभी मटका लिए नदी से पानी भरने जाती है। जल्दी जल्दी पानी भर लो, इससे पहले कि वो डायन कभी यहाँ आ जाए। और भी क्या पता, कल जैसे मुझसे लड़ने लग गई थी, आज तुम सबसे भी लड़ने लग जाए। बिजली कभी प्रिया कभी की ये बात सुन लेती है। लगता है प्रिया, तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे बिजली, प्रिया ठीक ही तो कह रही है, तुम हर समय तो लड़ती रहती हो। सुन लिया बिजली, तुझे सारा जंगल जानता है, तू कितनी लड़ाकू है। बिजली कभी को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है। सभी पक्षियों को प्रिया की ओर देखकर बिजली कभी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लाओ बिजली जल्दी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बिजली कभी मटका आगे कर देती है। जैसे ही बादल कव्वा खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। ये क्या, तुम पानी नहीं लाई? फिर बिजली कभी सारी बात बादल को बताती है। सुन लो जी, मैं ये रोज की काय से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे नहीं रहना अब इस जंगल में। लेकिन बिजली, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है बिजली, तुम क्यों उन पक्षियों के मुंह लगती हो? पति जी, अब तुम भी मुझे सुनाने लगे। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में चले जाएंगे। ठीक है बिजली, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो पति पत्नी अपना सारा सामान बांधते हैं और दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बिजली कभी बादल से कहती है, अजय रुकिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी तो लेकर आइए, नहीं तो प्यास के कारण मैं मर जाऊंगी। ठीक है बिजली, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आइएगा, मेरा तो प्यास के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर बादल कव्वा बिजली कभी को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन बादल पानी लेकर वापस नहीं आता। अरे, ये अभी तक पानी क्यों नहीं लेकर आए? मेरा तो प्यास के कारण दम घुटा जा रहा है। मिल गया पानी, जल्दी से पानी भरकर ले जाता हूँ। बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बादल कव्वा मटके में पानी भरता है और वापस उड़ता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? बिजली बिजली, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बादल कव्वे ने पानी लाने में बहुत देर कर दी, जिस कारण बिजली कभी मर जाती है। ए ऊपर वाले, मैं तो अपनी पत्नी के साथ नया जीवन जीने दूसरे जंगल जा रहा था, लेकिन तूने उसे अपने पास बुला लिया। कृपा करो, मुझ पर दया करो और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बादल कव्वा अपनी पत्नी के लिए बहुत रो रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। तभी एक परी वहाँ आती है। कव्वे, इस दुनिया से सबको जाना है, तेरी पत्नी की सांसें बस यहीं तक थीं। ए परी जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, कृपया करो मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं भी मर जाऊंगा। देखो कव्वे, मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर तुम अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को दे दो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ठीक है परी, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देता हूँ। इतना कहते ही बिजली कव्वे की आंखें खुल जाती है और परी भी गायब हो जाती है। बादल जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हाँ बिजली, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, जल्दी से पानी पी लो। बिजली कव्वे पानी पीती है। वो फिर से अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। काफी दूर उड़ने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो दोनों वहाँ रुकते हैं। बिजली, आधा रास्ता तय हो गया है, तुम यही कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है पति जी, मैं यही कुएं के पास आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी आइएगा। फिर बिजली कव्वे कुएं के पास बैठ जाती है और बादल कव्वा बिजली कव्वे के लिए खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। तभी वहाँ से एक कव्वा गुजरता है। बिजली कव्वे को देखकर वो वहाँ आता है। आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। देखिए काफी जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भरकर भोजन खिलाऊंगा और रानी बना कर रखूंगा। बिजली कव्वे प्रेम कव्वे की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है।
लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। तुम चिंता नहीं करो, जब तुम्हारा पति यहाँ आएगा तो हम मिलकर उसे कुएं में धक्का दे देंगे और फिर मिलकर हंसी खुशी का जीवन बिताएंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बादल का पापी आ जाता है। ये देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया, लेकिन ये कौवा कौन है? पति जी, शेकपा तो यहाँ से उड़ रहा था, मुझे बैठा देखकर यहाँ आ गया। आप छोड़िए ना, लाइए मुझे मीठा फल दीजिए। ये लो बिजली, ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी जाना है। तभी बिजली कपी नाटक करते हुए बोलती है। पति जी, कब से कुएं से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा वहम होगा बिजली। नहीं नहीं बादल जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर तो देखिए, मुझे तो लगता है कि कुएं के अंदर कोई है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ। फिर बादल कौवा कुएं में देखने जाता है। मौका देखते हुए बिजली कपी और प्रेम कौवा मिलकर बादल कपी को उस कुएं में धक्का दे देते हैं। कोई बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बचाओ। बिजली, अब बादल को कोई भी कुएं से नहीं निकाल सकता। ये कुआं बहुत गहरा है, अब तक बादल को सांप ने खा लिया होगा। कुछ देर बाद बादल कपे की आवाजें कुएं से आना बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि बादल कपा मर चुका है। लगता है ये मर चुका है, अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बिजली कपी और प्रेम कपा वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ आ जाती है। प्रेम कपी, ये तुम्हारे साथ कपी कौन है? क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ मानो चिड़िया, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहते हुए जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेम कपा बिजली को लेकर अपने घर आ जाता है। बिजली, अब तुम्हें यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें ना। ठीक है बिजली, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर प्रेम कपा बिजली के लिए भोजन लेने चला जाता है। उधर बादल कपा कुएं में मदद की पुकार लगा रहा था। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। बादल कपे की आवाज सुनकर कुछ पक्षी कुएं के पास आते हैं और बादल कपे को कुएं से बाहर निकालते हैं। मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब तो ठीक है कपे भाई, लेकिन तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? वो तो धन्यवाद है ऊपर वाले का कि तुम बच गए, वरना इस कुएं में बहुत सांप और बिच्छू रहते हैं। फिर बादल कपा उन पक्षियों को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, क्या नाम बताया तुमने अपनी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम बिजली है तोते भाई, लेकिन वो बहुत धोखेबाज निकली। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस काफी, तुम यही समझो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल गई। लेकिन कैसे तोते भैया, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? हमारे जंगल में एक प्रेम नाम का कौवा रहता है और उसने अभी अभी शादी की है और उसकी पत्नी का नाम भी बिजली है। हो ना हो कौवे यार, वो तुम्हारी पत्नी ही होगी। बादल कौवा ये सुनकर अपनी पत्नी को ढूंढने दूसरे जंगल के अंदर चला जाता है। कबूतर भाई, क्या आपने प्रेम और बिजली नाम के कौवों को देखा है? उन्होंने अभी अभी शादी की है। नहीं कौवे यार, मैंने नहीं देखा, मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। फिर बादल कौवा कई पक्षियों से पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव की मुखिया मानो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ कौवे, तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरा नाम बादल है और मैं अपनी पत्नी की खोज में इधर उधर उड़ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का और वो तुमसे कैसे अलग हो गई? मेरी पत्नी का नाम बिजली कौवी है और वो प्रेम कौवे की बातों में आकर मुझे कुएं में धक्का देकर यहाँ चली आई। वो तो धन्यवाद हो इस गांव के पक्षियों का, जिन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला। प्रेम और बिजली, ये नाम तो मैंने सुना है। हाँ, याद आया, सुबह ही प्रेम और बिजली ने शादी की है। कहीं उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी तो नहीं है? हाँ चिड़िया बहन, वही मेरी पत्नी है। क्या आप मुझे उनके पास लेकर जाएंगी?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया बादल कव्वे को प्रेम के घर ले जाती है। प्रेम कव्वे बाहर आओ। मानो चिड़िया की आवाज सुनकर प्रेम कव्वा घर से बाहर आता है। वो अपने सामने मानो चिड़िया और बादल कव्वे को देखकर डर जाता है। प्रेम, मुझे खबर मिली है कि जिस कव्वे से तुमने शादी की है वो इस बादल कव्वे की पत्नी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लगता है इसे गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये प्रेम कव्वा झूठ बोल रहा है। इसने ही मुझे कुएं में धक्का दिया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है कव्वा। ठीक है, तो हम ये सारी बात बिजली से ही पूछ लेते हैं कि कौन सच्चा है। फिर मानो चिड़िया बिजली कव्वी को बाहर बुलाती है। बिजली कव्वी बाहर आती है। देखो कव्वी बहन, क्या तुम इस बादल कव्वे को जानती हो? ये तुम्हारा पति है क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं इसे नहीं जानती। झूठ मत बोलो बिजली, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें अपने प्राणों में से आधे प्राण दिए हैं, ऊपर वाले से डरो। जब प्यास के कारण तुम मर गई थी तो मैंने तुझे अपने आधे प्राण देकर बचाया था। बादल कव्वे की ये बात सुनकर बिजली कव्वी डर जाती है। अगर ऐसा है तो जो कुछ मैंने आपसे लिया है वो सब मैं आपको देने का वचन करती हूँ। इतना कहते ही बिजली कव्वी नीचे गिर पड़ती है और वो मर जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रेम के पैरों तले तो जमीन ही निकल जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब ये मुखिया चिड़िया मुझे छोड़ेगी नहीं। प्रेम, तुमने हमसे झूठ बोला और बादल कव्वे को कुएं में धक्का भी दिया। इस आरोप पर मैं तुम्हें जेल में बंद करने का हुक्म देती हूँ। बिजली, अगर तुम ये सब ना करती तो तुम्हारे साथ आज ऐसा ना होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। बिजली कव्वी और बादल कव्वे का एक बहुत बड़ा खेत था। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत का बहुत ख्याल रखते थे। वो पति पत्नी अपने खेत में तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिन्हें मंडी में बेचकर बहुत मुनाफा कमाते थे। लेकिन वो कव्वे बहुत कंजूस थे। कोई भी पक्षी कव्वों के खेत से सब्जी या दाना लेने आता तो वो कव्वे उसे बहुत मारते थे। देखा बिजली, हमारा खेत कितना हरा भरा है, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। हाँ हाँ बादल जी, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाती हूँ। हाँ, और किसी भी पक्षी को हम अपने खेत से दाना नहीं खाने देंगे। हम उन छोटे पक्षियों को मुफ्त में क्यों दाना दें? मानो बहन, तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में जो कव्वों का खेत है वो बहुत हरा भरा है और उनके खेत में तरह तरह की फसलें भी लगी हुई हैं। हाँ चीकू भैया, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो कव्वे बहुत कंजूस हैं। वो कव्वे तो अपने खेत से एक दाना भी नहीं खाने देते। चीकू भैया, अगर वो खेत मेरा होता तो मैं किसी पक्षी को भी मना न करती। परंतु चिड़िया बहन, वो कव्वे तुम्हारी तरह तो नहीं है ना, वो तो बहुत कंजूस है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जंगल में गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण जंगल में सूखे का मौसम आ गया था। अब तो जंगल में ना भोजन मिलता था और ना ही पानी। जंगल के अब सभी पक्षी भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सब पक्षियों को भोजन ना मिलने के कारण 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता था। लेकिन उन कव्वों के खेत को गर्मी के कारण जरा भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन कव्वों का खेत तो और भी हरा भरा हो गया था। बादल जी, जंगल में सूखा चल रहा है और जंगल के सभी पक्षी भूख के कारण मर रहे हैं। देखो ना, हमारा खेत तो एकदम हरा भरा है। हाँ बिजली, हम दोनों मिलकर अपने खेत की रक्षा जो करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं अपने खेत का एक दाना भी उन पक्षियों को नहीं दूंगा, चाहे वो सभी पक्षी भूख से मर क्यों ना जाए। चिड़िया बहन, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर आज भी मुझे कोई भोजन ना मिला तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। अब तुम ही कुछ करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी बहुत भूखी हूँ, अब तुम ही कुछ कर सकती हो, हम सबको बहुत भूख लग रही है। कबूतर भैया और बुलबुल बहन, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया और ना ही पानी पिया है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब मुझे कुछ करना ही होगा, वरना सभी पक्षी भूख के कारण मर जाएंगे। लेकिन चिड़िया बहन, अब तुम क्या करोगी? हमारे जंगल में ना भोजन है और ना पानी।
बस अब तो हमारे जंगल में उन कौवों का हरा भरा खेत ही रह गया है। तुम्हें तो पता है कि वो कौवे अपने खेत का एक दाना भी हमें नहीं देंगे। हाँ चीकू भैया, मैं जाती हूँ कौवों के पास और बात करती हूँ। कोशिश करके देख लो मानो बहन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कौवे मानेंगे। फिर मानो चिड़िया उन कौवों के खेत में चली जाती है। अरे ओए छोटी चिड़िया, तू हमारे खेत में क्या करने आई है? अगर हमारे खेत से कुछ लेने आई हो तो अभी चली जाओ, क्योंकि हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। देखिए बिजली बहन, हमारे जंगल में इस समय बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। जंगल में हर तरफ सूखा ही सूखा है। हम सब पक्षी बहुत परेशान हो गए हैं। हम सब ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर अब भी हमने कुछ न खाया तो हम सब